तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई हमारी जमीन पर कब्जा करने की? नेहा भट्ट तूफान की तरह दंदनाती हुई मिर्जा हाउस की शानदार लाउंज में दाखिल हुई और सीधी डाइनिंग टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी अफाक मिर्जा, जो कि बड़े सुकून और शाहाना अंदाज में मक्खन लगा स्लाइस खा रहा था, इस अचानक अवतार पर एक लम्हे को चौंका और स्लाइस वहीं मुंह में अटका रह गया। ये अंदर कैसे आ गई? गार्ड्स कहाँ मर गए हो सब के सब? निकालो इस पागल आफत को बाहर। अफाक ने स्लाइस प्लेट में पटक कर अपनी भारी और गर्जदार आवाज में चलते हुए कहा और कुर्सी पीछे धकेल कर अपने 6 फीट 2 इंच के बॉडी बिल्डर वजूद के साथ तन तनहा खड़ा हो गया। अरे गार्ड को क्या बुला रहे हो? हिम्मत है तो खुद निकल कर दिखाओ। मैं पूछ रही हूँ तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी नहर वाली जमीन पर रातों रात अपनी खारदार तारें बिछाने की? वो हमारी पुरखों की जमीन है। मेरे दादा रजब भट्ट की जमीन, उनके कागजात हमारे पास है। कोई हलवा नहीं हो जो तुम लोग हड़प कर जाओगे। नेहा की चमकती आंखों में गुस्से के शोले भड़क रहे थे। फाक ने मेज पर जोर से हाथ मारा। अपने हाथ में रो नेहा भट्ट, और अपनी ये चिड़िया जैसी आवाज नीचे रखो। वो जमीन चौधरी जमान मिर्जा के बाप दादा की थी और तुम भट्टों ने उसके जैली कागजात बनवाए हुए थे। हमने सिर्फ अपना हक लिया है। तुम लोगों का इस जमीन पर कोई लेना देना नहीं। अफाक के माथे की रगें वाज़ेह तौर पर फड़क रही थी। वो गुस्से से आगे बढ़ा। याद रखना, मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी अफाक मिर्जा। तुम जैसे कब्जा माफिया और गुंडों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं तुम्हारी इस गुंडागर्दी की वीडियो बनाकर पूरे गांव में वायरल कर दूंगी। मेरा नाम भी नेहा भट्ट नहीं है। तमा दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े थे और यूं लग रहा था जैसे अभी एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हो गया तुम्हारा? चलो, अब वो रहा गेट, चलती बनो यहाँ से। इतने में अंदरूनी दरवाजे से निगत बेगम भाग भाग लॉन्च में दाखिल हुई, जो कि अफाक की वालदा थी। उनके चेहरे पर गुस्से की बजाय एक अजीब सी एक्साइटमेंट और खुशी थी। हाय, मैं सदके जाऊं, नेहा आई है। सुबह सुबह मेरे घर इतनी रौनक कैसे लगी? निगहत बेगम ने आगे बढ़कर अफाक को कंधे से पकड़ के पीछे धकेला और नेहा को बड़ी मोहब्बत से गले लगा लिया। नेहा जो गुस्से से फट पड़ी थी एकदम कंफ्यूज हो गई। उसे बचपन से निगहत बेगम से बहुत लगाव था और वो भी इसे अपनी बेटियों की तरह लाड करती थी। अफाक बेटा, ये क्या बदतमीजी है? लड़की है, वो हमारे घर आई है, मेहमान है, और तुम मुझसे ऐसे लड़ रहे हो जैसे को गुंडे हो। निगहत बेगम ने अफाक को घूरा। मम्मा, आपको नजर नहीं आ रहा? ये लड़की हमारे घर में घुसकर मुझे धमकियां दे रही है। इन जैसों की जगह घर के अंदर नहीं बाहर होती है। और तुम जैसों को तो सीधा जेल में होना चाहिए ना। तुम लोग कब्जा माफिया चोर हो जो दूसरों की पुरखों की जमीनों पर नजर रखते हो। देख लेना, मैं ये कब्जा छुड़ा कर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। धक्के देकर निकालूंगी अपनी जमीन से। अफाक ने एक जोरदार कहका लगाया जैसे कोई बहुत बड़ा लतीफा सुना लिया। धक्के? और तुम शक्ल देखिए अपनी। जोर से फूंक मारूं तो उड़ जाओगी और मुझे धक्के दोगी। चलो करके दिखाओ, कैसे मारोगे धक्के? ये शौक भी पूरा कर लो मिस भट्ट। अफाक ने सीना चौड़ा करते उसे चैलेंज किया। नेहा ने गुस्से से अपने दांत पीसे और पूरी ताकत से अपने दोनों हाथ अफाक के चौड़े सीने पर मारे, लेकिन वो बॉडी बिल्डर इंसान तो दूर की बात, उसका एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हिला। उल्टा नेहा के अपने हाथ में दर्द होने लगा। अफाक ने एक इंतहाई तंजिया और डेढ़ किस्म की हंसी हंसी। बस इतनी सी जान थी, अब मेरी बारी। अफाक ने उसे कंधे से हल्का सा पुश किया। नेहा का तवाज़ुन बिगड़ा और सीधा जाकर पीछे लगी सिंगल सोफे पर धराम से गई। हाय ला मेरी बच्ची, ये क्या तरीका है अफाक? नेहा, ठीक हो बेटा तुम? निगहत बेगम तड़प कर नेहा की तरफ आ गई और उसे सहारा देकर उठाने लगी। अपनी माँ की इस लड़की के लिए इतनी तड़प देखकर अफाक का मुंह खुलेगा खुला रह गया। मम्मा, धक्का इसने पहले मुझे मारा था, आप इसकी तरफदारी कर रही है। अफाक ने झिलझिला कर कहा, तुम चुप करो बदतमीज इंसान। इतनी नाजुक सी बच्ची और तुमने इसे सोफे पर दे मारा? निगहत बेगम ने उसे घूरा। नेहा सोफे पर खड़ी होकर और गुस्से से अपने कपड़े झाड़ने लगी। फिर उसने अफाक को खूनख्वार नजरों से देखा। नाजुक बच्ची नहीं है मम्मा, ये पूरी आफत है। अफाक ने मुंह बनाया। तुम इंसान नहीं, पूरे के पूरे सांड हो। मैं बता रही हूँ, तुम्हारा नाम अफाक मिर्जा नहीं बल्कि सांड मिर्जा होना चाहिए था। नेहा ने इंतहाई गुस्से से पैर पटकते हुए कहा और मुड़कर तूफान की तरह बाहर निकल गई। लॉन्च में चंद सेकंड की खामोशी छाई जो अगले लम्हे निगहत बेगम के एक खनकते हुए कहके से गुंजी। अफाक ने शदीद शक की नजरों से अपनी माँ को देखा जो हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। इतनी प्यारी लड़की है, बजाय प्यार करने के तुम मुझसे लड़ते रहते हो।
बचपन में तो उसके बगैर तुम्हारा नवाला हजम नहीं होता था। निगत बेगम ने हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मम्मी, वो प्यारी लड़की आपके इकलौते बेटे को सांड बोल कर गई है और आप हंस रही है। आफाक ने बिल्कुल बच्चों की तरह अपनी माँ से शिकायत लगाई। तो निगत बेगम ने मुस्कुराते उसके गाल थपथपाए। क्या गलत कहा है उसने? इतनी बॉडी बना ली है तुमने, आखिर किस काम की है जब तुमने सिर्फ यूं ही लड़ना है? वैसे सांड मिर्जा नाम बुरा नहीं है, सोचा जा सकता है। निगत बेगम उसे छेड़ती हुई अंदर चली गई, जबकि आफाक गुस्से से पैर पटकता हुआ वहीं खड़ा रह गया। एक तो ये लड़की उसके दिमाग की दही बना देती थी, ऊपर उससे उसकी माँ भी उसकी ही साइड लेती थी। मिर्जा हाउस से निकलने के बाद नेहा ने गुस्से से चोरी सड़क पार की और बिल्कुल सामने अपनी हवेली रजब भट्ट हाउस के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। ये दोनों हवेलियां उस गांव की सबसे बड़ी और शानदार इमारतें थी, जो बिल्कुल आमने सामने खड़ी थी। बस बीच में एक सड़क का वास्ता था। कुछ दूर में उन दोनों हवेलियों के मकीनों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत और इज्जत हुआ करती थी। चौधरी जमान मिर्जा और रजब भट्ट इस गांव के वो जिगरी दोस्त थे जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। लेकिन फिर वक्त का कुछ ऐसा सितम हुआ कि उसी नहर वाली जमीन के तनाज़े ने दोनों को दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया, और अब ये दुश्मनी उनकी अगली नस्लों तक मुंतकिल हो चुकी थी। जो फाक मिर्जा और नेहा रजब भट्ट पूरी जान शानी से आगे बढ़ा रहे थे। नेहा जैसे ही हवेली के लॉन में पहुंची तो सामने उसके दादा रजब भट्ट अपनी कुर्सी पर बैठे होकर पी रहे थे, और पास ही नेहा के वालिद कामरान भट्ट और वालिदा सलमा बेगम बैठी हुई सुबह की चाय पी रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? सुबह सुबह किस महाज से लड़कर आ रही हो? चेहरा क्यों इतना लाल हो रहा है? सलमा बेगम ने नेहा का उतरा चेहरा देखकर परेशानी से पूछा। दादाजान, मैं उन मिर्जा हाउस के मकीनों को वार्निंग देने गई थी। उनकी हिम्मत तो देखे, रातों रात हमारी जमीन पर खारदार ठाड़े डालकर कब्जा कर लिया। ऊपर से वो आफाक सांड कहीं का सीना जोरी कर रहा था। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेहा ने पास बैठी कुर्सी पर गिरते ही की सांस में सारी भड़ास निकाल दी। रजब भट्ट ने हुक्के का एक लंबा कश लिया और दुआ फिजा में छोड़ते एक गहरी सांस दी। तुम क्यों गई थी उन जाहिलों को मुंह लगने, पुत्र? मैंने कामरान को कह दिया है, वो आज ही गांव की पंचायत में मसला रखेगा। मैं इन मिर्जों को बताऊंगा रजब भट्ट की जमीन पर कब्जा करना कैसा होता है। दादाजान, आप पंचायत के चक्रों में पड़े हैं। वो लोग वहां अपनी तामीरात शुरू करने वाले हैं। मैंने उस आफाक को वार्निंग दी है कि अगर उसने कब्जा ना छोड़ा तो मैं उसे सीधा जेल भिजवाऊंगी। नेहा ने सीने पर हाथ बांधते हुए फुल कॉन्फिडेंस से कहा। तो कामरान भट्ट ने अखबार एक तरफ रखा और बेटी को गुस्से से घूरा। तुम्हें कितनी बार मना किया है, उस आफाक के मुंह मत लगा करो। वो लड़का ठीक नहीं है। उसका गुस्सा और पागलपन सब जानते हैं। अगर उसने तुम्हें कुछ कह दिया या कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं जमान मिर्जा की उस पूरी हवेली को आग लगा दूंगा। बाबा, आप टेंशन क्यों लेते हैं? उस सांड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने भी उसे इसके घर में घुस कर खूब सुनाई है। उसे तो जवाब भी नहीं आ रहा था। नेहा ने फखरिया अंदाज में बाल झटकते हुए कहा। सलमा बेगम ने सर पीट लिया। या अल्लाह, इस लड़की का क्या बनेगा? कल को इसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? कैसी लड़ाकी और मुंहफट लड़की हमारे पल्ले पड़ गई है। तौबा है मेरी। सलमा बेगम ने मुंह बसूरते हुए कहा। तो नेहा ने लापरवाही से कंधे उचकाए। उसे किसी ससुराली की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपने हर वक्त आफाक मिर्जा को नीचा दिखाने की फिक्र लगी रहती थी। शाम का वक्त था और मिर्जा हवेली के बड़े से सहन में चाय का दौर चल रहा था। चौधरी जमान मिर्जा, जवेद मिर्जा, निगहत बेगम और आफाक बैठे थे। चौधरी जमान मिर्जा अपनी बाड़ी मूंछों को ताव देते हुए कामरान भट्ट की खामियों पर लंबी चौड़ी बहस कर रहे थे। वो रजब भट्ट तो पुराना खूसट है। उसका अपना वो बेटा कामरान भी बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। आज पंचायत में मुझे आके दिखा रहा था। वो जमीन हमारे परदादा की थी। उन लोगों ने जल जल जालीसाजी की। मैं भी जमान मिर्जा उस नहर वाली जमीन पर अपना फार्म हाउस बनाकर ही दम लूंगा। जमान मिर्जा ने गुस्से से चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा। दादाजान, आप मुझे बस एक बार इजाजत दें। मैं कल ही जाकर कामरान भटकी और उसकी मुंहफट बेटी की सारी अकड़ निकाल देता हूँ। बहुत जुबान चलती है उसकी। आफाक ने फौरन जज्बाती में आकर कहा। तो पास बैठी निगहत बेगम ने उसे जोर से घुरा। उन्हें बकवास बंद रखो आफाक। वो तुमसे उम्र में बड़े हैं। नेहा के वालिद, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। और नेहा को तो तुम बीच में लाना भी मत। वो तो भी बच्ची है।
निगत बेगम की बात पर जमान मिर्जा ने शदीद खफगी से देखा। बहू, तुम हमेशा इन बट्टों की साइड क्यों लेती हो? भूल गई हो उन्होंने हमारे साथ क्या धोखा किया था? जमान मिर्जा ने तलखी से कहा तो निगत बेगम ने सर झुका लिया। अब्बा जी, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, लेकिन बच्चों को उन दुश्मनियों से दूर रहना होना चाहिए ना। और याद है अब्बा जी, नेहा तो हमारे घर की रौनक हुआ करती थी। अफाक और नेहा किस तरह सारा सारा दिन छत पे कूदते रहते थे। बहुत बनती थी इनकी। हर शरारत में क्राइम पार्टनर हुआ करते थे ये। सारा दिन एक साथ खेलते थे, फिर ये कैसी दुश्मनी? निगत बेगम ने धीमे लेकिन काटदार लहजे में जवाब दिया। तो जावेद मिर्जा ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। अफाक बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुम इन सब मामलात में मत पड़ो, हम खुद भी पढ़ लेंगे। लेकिन अफाक का दिमाग तो कहीं और ही अटका हुआ था। उसे तो बस वो जमीन चाहिए थी ताकि वो नेहा को जला सके। कुछ देर यूं ही सुकून से गुजरे, लेकिन अफाक और नेहा की नोक झोंक वैसी ही जारी रही। उनकी हवेलियों की छतें बिल्कुल साथ साथ थी, जिसमें बीच में उसी सड़क का फासला था। कभी छतों पर कपड़े सुखाते हुए नेहा को अफाक को ताने देती, जो छत पर अपने जिम का सामान रख के वर्जिश कर रहा होता। ओए सान मिर्जा, ये डिम्पल डंपल उठाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए ना, जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। नेहा गैलरी से चिल्ला कर कहती तो अफाक नहीं से डंपल दिखाकर तंजिया मुस्कुराता। तुम जैसी चिड़िया को उड़ाने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है मिस बट। जाओ जाकर किचन में हांडी रोटी करो, ये बड़ों के काम है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को घूर कर अंदर चले जाते हैं। फिर एक दिन वो हुआ जिसने उस दुश्मनी को एक नया ही मोड़ दे दिया। चौधरी अफाक मिर्जा सुबह सवेरे किसी काम से बाहर गया हुआ था। आज गांव के करीब शहर में एक बहुत बड़ा जॉब फेयर था और अफाक वहां चीफ गेस्ट के तौर पर गया हुआ था। दोपहर के वक्त वो थका हारा अपनी ब्लैक SUV ड्राइव करता हुआ बाहर वापस मिर्जा हाउस पहुंचा तो दूर से ही उसका दिमाग घूम गया। इस घर के बड़े गेट के बिल्कुल सामने सड़क के ऐन बीचों बीच नेहा की छोटी सी मैरून रंग की गाड़ी खड़ी थी, जिसने अफाक के घर का रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर रखा था। और मोहतरमा नेहा बट खुद अपनी गाड़ी के बोनेट से टेक लगाए, हाथ में जूस का डिब्बा पकड़े बड़े आराम से खड़ी किसी के इंतजार कर रही थी। अफाक ने गाड़ी करीब लाकर ब्रेक मारी और दांत पीसते हुए कहा और जोर जोर से हाथ बजाया। नेहा ने एक नजर उसकी तरफ देखा, इंतहाई ढिठाई और तमारत भरी मुस्कुराहट से उसके होंठों पर उभरी और उसे जानबूझकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अफाक ने गुस्से से गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर सर निकाला। ये गाड़ी तुम्हारी है, लेकिन ये सड़क तुम्हारे बाप की जगह नहीं है। हटाओ रास्ते से इस खटारा को, मुझे अंदर जाना है। अफाक ने पूरी जान लगाकर गरजते हुए कहा। नेहा ने बड़े सुकून से जूस का घूंट पड़ा और उसकी तरफ देख कर बोली, तो सड़क तो आपके बाप की भी नहीं है ना सान मिर्जा, जहां दिल करेगा गाड़ी खड़ी करूंगी। क्या मुतमईन अंदाज था उसका, वो जो पहले ही थकावट से चिड़चिड़ा हो रहा था। नेहा की इस हरकत से आग को गुला हो गई। तुम सीधी तरह इस माचिस की डिबिया को यहाँ से हटाती हो, जैसे मैं कुचलता हुआ गुजर जाऊं। अफाक ने इंतहाई सर्द और खतरनाक लहजे में धमकी दी। तो नेहा ने अपनी गाड़ी से टेक छोड़ी और पूरे कॉन्फिडेंस से उसे चैलेंज किया कि करके दिखाओ, मैं भी देखूं तुम में कितनी हिम्मत है। मैं तो गाड़ी 1 इंच भी नहीं पीछे करूंगी। अफाक ने उसकी डटाई देखकर दांत पीसे और एक इंतहाई खतरनाक मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभरी। अच्छा तो ये बात है मिस बट, तो अब नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार हो। उसने गाड़ी को रिवर्स गियर लगाया और फिर पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। नेहा जो पूरे सुकून से खड़ी थी, उसे अंदाजा ही नहीं था कि ये पागल इंसान कुछ कर गुजरेगा। अफाक ने भारी भरकम ब्लैक SUV एक जोरदार धचके के साथ नेहा की छोटी सी गाड़ी से टकराई। धमाके की सी आवाज आई और नेहा की गाड़ी का पिछला हिस्सा बुरी तरह से पिचक गया। नेहा के हाथ से जूस का डिब्बा छूट कर गिरा और वो चीखती हुई पीछे हटी। मोटे सांड, तुम पागल हो क्या? मेरी गाड़ी को बर्बाद कर दिया तुमने। नेहा ने अपना सर पर हाथ रखते हुए अपनी प्यारी गाड़ी की दरगत बनते देखी। फिर आफाक को खून ख्वार नजरों से देखा, जो कि बड़े सुकून से गाड़ी में बैठा उसकी बेबसी को एंजॉय कर रहा था। मैंने कहा था ना हटाओ इसे वरना कुचल दूंगा। आफाक ने खिड़की से सर निकालकर इंतहाई रोनियत से कहा और दोबारा गाड़ी रिवर्स करने लगा ताकि एक और टक्कर मारकर उसे बिल्कुल ही रास्ते से हटा दे। नेहा का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसने आफाक की गाड़ी को दोबारा पीछे होते देखा तो बजाय साइड पर होने के भाग कर अपनी गाड़ी के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। आफाक ने जैसे ही दोबारा एक्सीलेटर पर पाँव रखा और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, उसकी नजर ऐन सामने निहार पर पड़ी।
जो कि हाथ फैलाए अपनी गाड़ी को बचाने के लिए बीच में आ गई थी। भागते थे जैसे औसानी खता हो गए। उसे पूरी ताकत से ब्रेक पर पाँव मारा, लेकिन फासला इतना कम था और गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि ब्रेक लगाने के बावजूद एसयूवी का बम्पर नेहा की टांगों से टकराया और एक जोरदार चीख फिजा में गूंजी। नेहा को ठोकर लगी, जिसके नतीजे में वो सड़क पर जा गिरी। अफाक का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया और मुकम्मल तौर पर शौक में चला गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था नेहा किस खटारा गाड़ी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगी। तो फौरन दरवाजा खुलकर गाड़ी से बाहर निकला और पागलों की तरफ भागा। नेहा सड़क पर बैठी अपना घुटना पकड़े जोर जोर से रो रही थी। उसके घुटने से खून रिसकर उसके कपड़ों को सुर्ख कर रहा था और उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। तुम पागल हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? या मरने का शौक है तुम्हें? कौन आता है चलती गाड़ी के आगे? अफाक ने उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए शदीद गुस्से परेशानी के मिले जुले तासुरात के साथ उस पर चीखा। तुमने मेरी गाड़ी भी तोड़ दी और अब मेरी टांगे भी तोड़ दी है। तुम इंसान नहीं, बाकी एक जंगली सांड हो जिसपे अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। दूर हटो मुझसे, चिल्लात इंसान। नेहा ने रोते हुए उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अफाक ने उसका हाथ पकड़ लिया। चुपचाप बैठो और मुझे देखने दो कितना जख्म आया है। डरामे बंद करो अपने। अफाक ने उसके घुटने की तरफ हाथ बढ़ाया तो नेहा ने फिर से उसे मारना शुरू कर दिया। मुझे हाथ मत लगाओ अफाक मिर्जा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं दादा जान को बताऊंगी कि तुमने मुझे जानबूझकर मारने की कोशिश की है, कातिलाना हमला किया है। नेहा की नॉन स्टॉप बकवास जारी थी, वो डर से करा भी रही थी। अफाक ने गहरी सांस ली और उसकी सारी बकवास को नजरअंदाज करते ही अचानक अपना हाथ उसकी कमर के पास और दूसरा उसकी टांगों के नीचे डाला और उसे एक ही झटके में अपनी मजबूत बाहों में उठाया। नेहा का सांस जैसे हलक में ही अटक गया था। उसने घबरा कर अपने दोनों हाथ इस तरह भी तौर पर अफाक की चौड़े कंधों और गर्दन के गिर्द लपेट लिए। दोनों की नजरें एकदम से चार हो गई। अफाक की गहरी सा आंखों में एक अजीब सी तड़प और परेशानी थी, जबकि नेहा की बुरी आंखों में आंसू की नमी और हैरत थी। वक्त जैसे एक लम्हे के लिए थम सा गया। इर्द गिर्द की वो हर आवाज खामोश हो गई और वो जो एक दूसरे को काटने को दौड़ते थे इस वक्त एक दूसरे की आंखों में जैसे खो से गए। फाक ने चंद सेकंड के बाद नजरें चुराई और उसे उठाते हुए सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। नेहा तो जैसे कुछ बोलना ही भूल गई थी और बस उसके चेहरे की लकीरों को दिख रही थी जो शदीद तनाव का शिकार थी। अफाक ने एहतियात से उसे अपनी एसयूवी की फ्रंट सीट पर बैठाया और उसके गिर्द सीट बेल्ट बांधने लगा। उसका चेहरा नेहा के चेहरे के बिल्कुल करीब था। नेहा को उसकी महंगी परफ्यूम की खुशबू अपने हवासों पर छाती महसूस हुई। चुपचाप बैठी रहना, मैं अस्पताल लेकर जा रहा हूँ और अगर तुम एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हें यही सड़क पर फेंक दूंगा। अफाक ने सीधा बेल्ट लॉक करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा। हालांकि उसकी आवाज में अब वो पहले वाला गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मेरी गाड़ी को क्या हो गया? वो सड़क के बीचों बीच खड़ी है। मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया। फाड़ में जाए तुम्हारी वो खटारा, नहीं ले दूंगा। अब चुप करके बैठो। अफाक ने दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ मोड़ दी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नेहा बेड पर बैठी मुंह बना रही थी, जबकि लेडी डॉक्टर उसके घुटने पर पट्टी बांध रही थी। अफाक सामने बाजू सीने पर बांधे खड़ा उसे घूर रहा था, जिसकी आंखों में अभी तक आंसू बह रहे थे। देखो कितना खून निकला है मेरा। तुमने तो मुझे अपाहिज कर दिया अफाक मिर्जा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सूद समेत बता लूंगी, याद रखना। नेहा ने रोते हुए कहा तो रोक टोक मुस्कुरा दी। कुछ नहीं हुआ है मिस, बस थोड़ा गहरा कटाया है और मोच है, हड्डी बिल्कुल महफूज है। चंद दिन आराम करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने पट्टी मुकम्मल करते हुए कहा और फिर अफाक की तरफ मुड़ी जो उस वक्त नेहा को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। देखिए मिस्टर, आपकी बीवी को चंद दिन मुकम्मल रेस्ट की जरूरत है। ये अपने पाँव पर बिल्कुल वजन नहीं डाल रह सकती। आप कुछ दिन अपनी बीवी की बहुत केयर करनी पड़ेगी आपको। इन्हें चलने मत दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर अफाक और नेहा दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। ये मेरी बीवी नहीं है, अफाक ने तकरीबन चिल्लाते हुए इंतहाई गुस्से से कहा। डॉक्टर जो नहीं थी एक लम्बे को घबरा गई और फिर नेहा की तरफ देखा जो खुद भी गुस्से से पनकार रही थी। तौबा करिए डॉक्टर साहब,
ये दुनिया का आखिरी मर्द भी होता तो भी मैं इससे शादी ना करती। ये मेरा कोई नहीं है, बल्कि ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने जानबूझकर मुझ पर गाड़ी चढ़ाई है। नेहा ने फौरन सफाई दी तो आफाक का पारा भी हाई हो गया। तुम जैसी चुड़ैल से वही शादी करेगा जिसे किसी पागल कुत्ते ने काटा होगा। तुम तो बस एक मुसीबत हो जो मेरे गले पड़ गई हो। आफाक ने दांत पीसते हुए कहा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने लगी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा जिस तरह आप इन्हें गोद में उठाकर इतनी परेशानी से भागते हुए लाए थे और जैसे आप दोनों लड़ रहे हैं, आप मियाँ बीवी होंगे। खैर, जो भी है, इनका ख्याल रखिएगा और ये दवाइयाँ वक्त पर दीजिएगा। डॉक्टर नुस्खा थमा कर वहां से जा चुकी थी और पीछे उन दोनों को अकेला छोड़ गई। अब मुझे घर लेकर चलो। बैठे क्यों, मुझे दर्द हो रहा है, नेहा ने हुक्म चलाते हुए कहा। तो चलो, रास्ता तुम्हें पता है या अब मैं तुम्हें रेड कारपेट बिछा कर दूं? आफाक ने बेजारी से कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगा। मैं कैसे चलूं? डॉक्टर ने कहा है ना कि मैं पाँव पर वजन भी नहीं डाल सकती। जाकर कोई व्हील चेयर लेकर आओ मेरे लिए। नेहा ने बेड पर बैठते ही उस पर हुक्म चलाया। आफाक ने मुड़कर उसे खूनी नजरों से देखा। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ मिस बट, जो तुम मुझ पर यूं हुक्म चला रही हो, खुद जाकर ले लो। वो गुस्से से बोला और फिर उसकी सूजी हुई टांग देखकर बुड़बुड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। नेहा उसे जाता देखकर दिल ही दिल में खुश हुई कि सांड मिर्जा उसकी बात मान तो गया है। कुछ देर बाद आफाक वापस लौटा तो उसके हाथ खाली थे। कोई व्हील चेयर नहीं मिली मुझे। जो एक थी वो एक वार्ड बॉय और किसी मरीज के लिए ले जा चुका है। अब चुपचाप खड़ी हो जाओ और मेरा सहारा लेकर चलो। आफाक ने उसके करीब आकर अपना मजबूत बाजू उसकी तरफ बढ़ाया। नेहा ने शदीद नागवारी से मुंह बनाया, लेकिन कोई और चारा ही कहा था। उसने आफाक के बाजू को पकड़ा और अपना एक पाँव जमीन पर रखा, लेकिन जैसे उसने जरा सा भी वजन पाँव पर डाला, उसकी टांग में दर्द की एक शदीद लहर उठी। उसके मुंह से एक दिलखराश आउच निकली और उसका तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ गया। वो सीधा जमीन की तरफ गिरने लगी। आफाक ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे गिरने से बचाया और इससे पहले कि नेहा कुछ समझ पाती या मजीद कोई ड्रामा करती, आफाक ने झिंझलाकर उसे मजबूरन अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। छोड़ो मुझे आफाक मिर्जा, मैंने तुम्हें मुझे उठाने का नहीं कहा था। नेहा ने घबराकर उसके चौड़े सीने पर हाथ मारते एहतजाज किया। तो क्या मैं तुम्हें वहीं फर्श पर ऊंधे मुंह गिरने देता ताकि तुम्हारी दूसरी टांग भी टूट जाती और तुम हमेशा के लिए मेरे गड़े पड़ जाती? चुपचाप टिक कर मेरे बाजू में पड़ी रहो, वरना कसम से यहीं से नीचे फेंक दूंगा और फिर सारी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारना। फाग ने उसे सख्ती से खुद में बिंचा और वार्ड से बाहर की तरफ चल पड़ा। वो उसे उठाए अस्पताल के कॉरिडोर से गुजर रहा था। वहां मौजूद तमाम नर्सें, मरीज और गांव के कुछ जानने वाले लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। चौधरी जमान मिर्जा का पोता रजब भट्ट की बोती को सरेआम अपनी बाहों में उठाए अस्पताल से निकल रहा था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और सरगोशियां शुरू हो गई। आफाक को इन सब की नजरों की परवाह ही नहीं थी। उसे तो बस इस मुसीबत को जल्द अज जल्द उसके घर छोड़ना था। लेकिन नेहा को लोगों की इन चुपती हुई नजरों से अब उलझन होने लगी थी, तो उसने इस तरह भी तौर पर अपना चेहरा आफाक के कंधे की तरफ मोड़कर छुपा लिया। आफाक ने उसकी हरकत पर दिल ही दिल में एक मुस्कुराहट दबाई, लेकिन चेहरे पर वही गुस्सा तारी रखा। सीधी तरह नहीं रहा जाता है तुमसे। वजन देखो अपना कितना है। देखने में तो माचिस की तीली लगती हो, लेकिन वजन किसी भैंस की जितना है तुम्हारा। आफाक ने उसे तंग करने के लिए जानबूझकर कहा, तो नेहा जो पहले ही शर्मिंदा हो रही थी फौरन गुस्से में आ गई और उसने आफाक के कंधे पर जोर से चुटकी काट ली। पागल हो गई हो क्या? मुझे काट क्यों रही हो चुड़ैल? आफाक दर्द से बिलबिलाया। तुमने मुझे भैंस कहा। एक तो तुमने मेरी टांग तोड़ी, ऊपर से मुझे ताने थे रे। मुझे नीचे बताओ, उतारो अभी के अभी, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम जैसे इंसान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। नेहा ने उसकी गोद में मचलना शुरू कर दिया। चुप करके टिक जाओ, वरना मैं यहीं सड़क पर गिरा दूंगा। गाड़ी का हाल याद है ना? आफाक ने उसे मजबूती से पकड़ते धमकी दी और उसे लाकर अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा दिया। गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करके वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी हवेली की तरफ दौड़ा दी। पूरे रास्ते दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी छाई। आफाक बार बार कनखियों से उसकी पट्टी बदली टांग को देख लेता और एक अजीब से एहसास जुर्म उसे घेर लेता, लेकिन उसकी अना उसे कुछ भी नरम बोलने से रोक रही थी।
जबकि नेहा भी शीशे से बाहर देखते मुसलसल आफाक के कुर्बत के उस एहसास को झटकने की कोशिश कर रही थी जो उसके दिल में अजीब सी हलचल मचा रहा था। रजब भट्ट की हवेली के सामने गाड़ी रुकी तो वहां पहले से एक महाज जंग सजा हुआ था। नेहा की गाड़ी जो रास्ते में खड़ी थी और पिचकी हुई थी, उसे देखकर दोनों खानदान बाहर जमा हो गए। कामरान भट्ट गुस्से से समान मिर्जा और जवेद मिर्जा पर चीख रहा था, तुम्हारे उस गुंडे बेटे ने मेरी बेटी की गाड़ी का ये हाल किया। अगर नेहा को खराश भी आई तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। कामरान भट्ट का गुस्सा आसमान को छू रहा था। जमान मिर्जा भी अपनी मूछों को ताव देते जवाब दे रहे थे। इतने में आफाक की गाड़ी वहां आकर रुकी और सबकी नजरें उस पर जम गई। आफाक ने बड़े सुकून से इंजन बंद किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कामरान भट्ट की नजरें जैसे फ्रंट सीट पर बैठी नेहा पर पड़ी, उनका रंग ही उड़ गया। वो तेजी से आगे बढ़े और झुक कर नेहा को देखा। मेरी बच्ची, ये क्या हाल कर दिया इस गुंडे ने तुम्हारा। कामरान भट्ट दहाड़े और नेहा को सहारा देकर बाहर निकाला। नेहा ने अपने बाप को देखा और फौरन अपनी शक्ल ऐसे बना ली जैसे दुनिया की सबसे मजलूम लड़की हो। बाबा, इसे जानबूझकर मुझे टक्कर मारी, मेरी टांग तोड़ दी इस मनहूस आदमी ने। नेहा ने रोते अपने बाप के कंधे पर सर रख दिया। आफाक ने गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाते इंतहाई लापरवाही से कंधे झुकाए। ओ हेलो, मैंने कुछ नहीं किया। ये मोहतरमा खुद उड़ती हुई गाड़ी के आगे हीरोइन बनने आ गई थी, उल्टा मेरा इतना वक्त ज़ाया कर दिया। अब शुक्र करें कि मैंने सही सलामत अस्पताल से पट्टी कराकर वापस लेकर आया, वरना तो सड़क पर पड़ी रहती। आफाक की इस बेहिसी पर कामरान भट्ट का पारा मजीद हाई हो गया। बकवास बंद करो अपनी आफाक मिर्जा, तुमने मेरी बेटी पर हाथ कैसे डाला। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कामरान भट्ट आगे बढ़ने लगे तो रजब भट्ट ने सख्ती से रोका। बस कर दो कामरान, मेरी पोती को अंदर लेकर जाओ, इसे आराम की जरूरत है। इनको मैं देख लूंगा और तुम समान मिर्जा अपने इस बिगड़े हुए पोते को लगाम दो, वरना ये दुश्मनी अब वो रंग लाएगी कि तुम लोग याद रखोगे। रजब भट्ट ने इंतहाई सर्द लहजे में वार्निंग दी और मुड़कर हवेली के अंदर चल दिया। कामरान भट्ट और सलमा बेगम नेहा को सहारा देते हुए अंदर ले गए। नेहा जाते जाते भी मुड़कर आफाक को खूनी नजरों से घूरना नहीं भूली थी। आफाक ने भी आंख मार कर उसे छेड़ा और फिर अपने दादा और बाप के साथ अपनी हवेली की तरफ मुड़ गया। ये महज आर्जी तौर पर तो ठंडा हुआ। अगली सुबह गांव में सूरज निकलने के साथ ही एक ऐसी खबर आग की तरह फैली जिसने दोनों हवेलियों में भूचाल ला कर रख दिया। गली मोहल्लों में बस एक ही बात सिरे बहसती कि कल दोपहर आफाक मिर्जा रजब भट्ट की पोती को अपनी बाहों में उठाए अस्पताल के कॉरिडोर में घूम रहा था। जिसने भी ये मंजर देखा था उसने खूब मिर्च मसाला लगाकर ये बात पूरे गांव में फैला दी थी कि दोनों खानदानों की दुश्मनी तो बस दिखावा है। अंदर खाते तो उनके बच्चों के बीच गहरा चक्कर चल रहा है। मिर्जा हवेली के वसी और इस सहन में आफाक सर झुकाए खड़ा था, जबकि उसके दादा गुस्से से लाल पीले हो रहे थे और जवेद मिर्जा भी बेटे की इस हरकत पर शदीद बरहम थे। शर्म से डूब मरने का मुकाम है आफाक, तुमने इस रजब भट्ट की पोती को सरेआम गोद में उठाकर हमारी इज्जत का फालूदा कर दिया है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना हमदर्द बनने की, गिरने देते उसे। जमान मिर्जा की गर्जदार आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। दादाजी, मेरा अपना बाजू सुन हो गया था, इसका वजन उठाकर, और आप मुझे ही डांट रहे हैं। वो लड़की चलते चलते अचानक जमीन पर गिरने लगी थी। अगर मैं उसे ना उठाता तो उसकी दूसरी टांग भी टूट जानी थी, फिर वो सारी जिंदगी के लिए हमारे गले पड़ जाती। मैं तो बस एक इंसानियत के नाते से गिरने से बचाया था। मुझे क्या मालूम था कि गांव की इन वीली औरतों को इसमें भी रोमांस नजर आने लगेगा। आफाक ने बड़ी मासूमियत से सफाई पेश की तो जावेद मिर्जा ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। इंसानियत के नाते तुम कब से इतने नेक हो गए आफाक। लोग कह रहे हैं कि हम मिर्जा लोग भट्टों से डर गए हैं, इसलिए उनकी लड़कियों के नखरे उठा रहे हैं। खबरदार, जो आइंदा तुमने उस नेहा के आसपास भी भटकने की कोशिश की, वो लड़की एक चलती फिरती आफत है। दूसरी तरफ भट्ट हवेली में बिल्कुल वैसा ही तूफान गड़बा था। जहाँ रजब भट्ट अपनी कुर्सी पे बैठे हुक्के के कश पे कश लगा रहे थे और तो गुस्सा अरूज पर था। नेहा जो बेड पे पट्टी बंदी टांग के साथ बैठी थी, वो अपने बाप और दादा की डांट सुन सुनकर बेजार हो रही थी। तुमने ऐसा क्यों होने दिया नेहा। तुमने इस मिर्जा लड़के को इजाजत क्यों दी कि तुम्हें हाथ लगाए। तुम खुद नहीं चल सकती थी तो क्या तुम्हें व्हील चेयर नहीं मिल रही थी। रजब भट्ट ने गुस्से से पूछा तो नेहा ने फौरन मुंह बसोड़ा।
दादा जान मैं कैसे चलती, उसने मुझे सीधा खड़ा ही नहीं होने दिया। उसने तो मुझे पूछा भी नहीं, बस आलू की बोरी की तरह जबरदस्ती मुझे उठा लिया। मैंने तो उसे बहुत मारा पीटा कि मुझे नीचे उतारो, लेकिन वो बाड़े बिल्डर इंसान तो मेरी सुन ही नहीं रहा था। उल्टा मुझे धमकियां दे रहा था कि सड़क पर फेंक देगा। मैं क्या करती, मेरी तो जान निकली हुई थी। नेहा ने सारा मलबा आफाक के सर डालकर खुद को धूप की दूली साबित करने की पूरी कोशिश की, तो सलमा बेगम ने सर पीट लिया। या अल्लाह, कैसे रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस लड़की की तो अब कहीं शादी भी नहीं होनी। पूरे गांव में बातें बन रही है कि नेहा और आफाक का चक्कर चल रहा है। सलमा बेगम की बात पर नेहा का मुंह खुले का खुला रह गया। मेरा उस प्रोटीन के डिब्बे का चक्कर? मामा, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा। कुछ दिन नहीं गुजर गए, नेहा की टांग का जख्म अब काफी हद तक बेहतर हो चुका था, लेकिन वो भी हल्का सा लंगड़ा कर चलती थी। इन चंद दिनों में वो दोनों हवेलियों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रही। आफाक भी अपने कामों में मसरूफ रहा, लेकिन अक्सर शाम के वक्त जब वो अपनी छत पर जिम कर रहा होता, तो उसकी नजरें बेख्तियार बट हवेली की छत की तरफ उठ जाती, जहाँ नेहा अक्सर सहारा लेकर चलने की प्रैक्टिस कर रही होती थी। एक शाम जब आफाक पुशअप लगा रहा था, तो नेहा गैलरी में आकर खड़ी हो गई और बाजू सीने पर बांधकर उसे घूरने लगी। आफाक ने उसे देखा तो एक शरारती मुस्कुराहट उसके होंठों पर हुई। क्या देख रही हो लंगड़ी दीदी, कहीं तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई जो चुपचाप करके मेरे मसल्स ताड़ रही हो? आफाक ने जानबूझकर ऊंची आवाज में उसे छेड़ा, तो नेहा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अपनी गलतफहमी दूर कर लो सान मिर्जा, मैं तो ये देख रही थी कि एक इंसान इतना फारिग कैसे हो सकता है। वो सारा दिन बस लोहा उठाता रहता है। वैसे भी तुम्हारे इन मसल्स का क्या फायदा जब तुम एक लड़की की जान बचाने के लिए उसे थोड़ी देर उठा कर हाँफने लगते हो। नेहा ने भी पलट कर ऐसा वार किया कि आफाक छिम गया। मैं हाँफ रहा था? ओ हेलो, तुम्हारा वजन किसी हथनी से कम नहीं है। वो तो मेरा स्टेमिना इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें उठाकर अस्पताल से बाहर तक ले आया। कोई और होता तो वहीं बीच रास्ते में तुम्हें फर्श पर पटक कर भाग जाता। आफाक ने चिढ़कर जवाब दिया, तो नेहा ने जोरदार टहका लगाया। हाँ, वो तो मैंने देखा था कि तुम्हारा रंग कैसे पीला पड़ गया था। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। तुम बस ये डंपल उठाया करो। उसे चिढ़ाती हुई वापस अंदर चली गई और आफाक उसे जाता देख हंसे बगैर न रह सका। ये दोनों एक दूसरे को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। आखिर क्यों जाने देते? दोनों इस खानदानी दुश्मनी को पूरी ईमानदारी से जो निभा रहे थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही मंसूबा बना रखा था। एक दोपहर चौधरी जुमान मिर्जा किसी काम के सिलसिले में अकेले शहर जा रहे थे। उनकी गाड़ी हाईवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। इत्तेफाक से रजब भट्ट भी अपने ड्राइवर के साथ उसी रूट पर उनसे कुछ फासले पर पीछे आ रहे थे। अचानक सामने से आने वाले एक बेकाबू ट्रक ने जमान मिर्जा की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी कलाबाजियां खाती सड़क किनारे कच्चे गड्ढे में जा गिरी। ये होलनाक मंजर देखकर पीछे आती गाड़ी में बैठे रजब भट्ट का दिल जैसे धड़कना घुल गया। रोको, गाड़ी रोको। रजब भट्ट पागलों की तरह चलाए और गाड़ी रोकते अपनी उम्र की परवाह किए बगैर जमान मिर्जा की तबाहशुदा गाड़ी की तरफ दौड़े। जमान मिर्जा खून में लथपथ बेहोश पड़े थे। रजब भट्ट के हाथ कांपने लगे। जमान, और जमान आगे खुद, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। रजब भट्ट ने रोते हुए ड्राइवर की मदद से अपने बरसों पुराने जिगरी दोस्त और आज के सबसे बड़े दुश्मन को निकाला और फौरन से अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल पहुंचकर इमरजेंसी में जमान मिर्जा को शिफ्ट किया गया, तो डॉक्टर ने फौरन खून का बंदोबस्त करने का कहा, क्योंकि खून बहुत बह चुका था। रजब भट्ट ने एक सेकंड ज़ाया किए बगैर अपना बाजू आगे कर दिया। मेरा खून लो डॉक्टर, मैं जानता हूँ इसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मेरा भी ओ नेगेटिव है। जितना चाहे निकाल लो, बस मेरे यार को बचा लो। कुछ ही देर में ही अंदर हौलनाक खबर। मिर्जा हवेली पहुंची तो वहां कहराम मच गया। जावेद मिर्जा, आफाक और निगहत बेगम पागलों की तरह रोते अस्पताल पहुंचे। वो सीधे इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागे, लेकिन वहां शीशे के दरवाजे से अंदर का मंजर देखकर उन सबके कदम जमीन में करके बेड पर जमान मिर्जा बेहोश लेटे थे। उनके साथ वाले बेड पर रजब भट्ट लेटा अपना खून उन्हें दे रहे थे। ये वो शख्स था जो इनका सबसे बड़ा जानी दुश्मन था। आफाक की आंखें हैरत और सदमे से फटी की फटी रह गई। जावेद मिर्जा के गले में जैसे कुछ फंस गया। एक लफ्ज न बोल सके और खामोशी से बाहर बेंच पर गिरकर रोने लगे। निगहत बेगम ने आंसू साफ करते हुए शुक्राने का सांस दिया।
وہ تو ہمیشہ سے جانتی تھی کہ ان دونوں کی دوستی کسی زمین کے ٹکڑے سے بہت بڑی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد زمان مرزا کو ہوش آیا تو انہوں نے دھندلی نظروں سے اپنے سرہانے رجب بٹ کو کھڑے پایا، جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر شدید تھکاوٹ تھی۔ رجب بٹ نے زمان کو ہوش میں آتے دیکھا تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور زمان مرزا کے سینے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اٹھ گیا تو بدماش انسان، مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے لگا تھا۔ رجب بٹ سسکیاں لیتے ہوئے بولے، اوے دوستی تو نے نبھائی ہے، دشمنی تو پوری نبھا کر جا، میں تجھے اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔ رجب بٹ کی ان سچے اور جذباتی جملوں نے زمان مرزا کا دل چیر کر رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ زمان نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پرانے یار کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے معاف کر دے رجب، میں نے اپنی جھوٹی اناف میں آ کر تجھے بہت دکھ دیا ہے۔ آج تو نے ثابت کر دیا کہ تو ہی میرا سچا بھائی ہے۔ باہر میں گئی وہ نہر والی زمین اور باہر میں گئی یہ دشمن، آج سے ہم پھر وہی پرانے زمان اور رجب ہے۔ زمان مرزا روتے ہوئے بولے تو دروازے پر کھڑے جوید مرزا اور آفاق بھی یہ منظر دیکھ کر اپنے آنسو روک نہ سکے۔ جوید مرزا نے بھی آگے بڑھ کر رجب بٹ کو گلے لگایا۔ ہم ساری زندگی آپ کے شکر گزاریں گے چچا جان۔ یہ خبر جب بٹ حویلی پہنچی تو کامران بٹ بھی حیران رہ گئے، لیکن سلمہ بیگم نے خوشی سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دشمنی کی نحوست ہمارے گھروں سے ختم ہوئی۔ سلمہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ چند دن بعد زمان مرزا کو اسپتال سے گھر لایا گیا تو دونوں حویلیوں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ صلح کی خوشی میں مرزا حویلی کے بڑے سے لان میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ زمین سے کانٹے دار تاریں ہٹا دی گئی اور بٹ خاندان پورے وقار کے ساتھ دعوت میں شرکت تھا۔ ہر طرف ہنسی مذاق خوشی کا سما تھا۔ آفاق اور نیہا بھی سارے بدلے ہوئے ماحول میں حیران پھر رہے تھے۔ نیہا نے پلیٹ میں کباب رکھتے ہوئے آفاق کو گھورا جو اس کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ یہ دادا لوگوں کو اچانک کون سا دورہ پڑا ہے؟ کل تک تو ایک دوسرے کو کچا چبانے کو تیار تھے اور آج ہیر رانجھا بنے ہوئے ہیں۔ نیہا نے سرگوشی کی تو آفاق نے بھی آہستگی سے جواب دیا، مجھے تو لگتا ہے کہ اسپتال میں ڈرپ کے ساتھ کوئی ہنسنے والی گیس بھی لگا دی تھی ڈاکٹر نے۔ ابھی کچھ دن گزرنے دو، پھر سے زمین پر لڑیں گے، تم دیکھ لینا۔ آفاق کی بات پر نیہا نے اسے کونی ماری، تم اپنی بکواس بند رکھو، ان کی دشمنی چاہے ختم ہو جائے، ہماری دشمنی ختم نہیں ہو سکتی۔ کھانے کے بعد جب سب چائے پی رہے تھے تو زمان مرزا نے رجب بٹ کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ کا تبادلہ کیا اور پھر گلا صاف کرتے بولے، رجب بھائی اب جب کہ ہماری دوستی پھر سے بحال ہو گئی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے اس پرانے وعدے کو پورا کریں جو ہم نے برسوں پہلے کیا تھا۔ رجب بٹ نے فوراً خوشی سے سر رہا ہے، بالکل زمان بھائی، میں تو خود چاہتا ہوں کہ جو رشتہ ہم نے طے کیا تھا اب اسے ہر حال میں انجام تک پہنچا جائے۔ یہ سن کر آفاق اور نیہا چونک اٹھے۔ زمان مرزا نے ان دونوں کی طرف دیکھا جو کہ کنفیوژن سی آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، آفاق اور نیہا، آج ہم سب کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بچپن میں ہم نے تم دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ دشمنی کی وجہ سے یہ بات دب گئی تھی، لیکن اب اگلے مہینے تم دونوں کی شادی ہے، پورے گاؤں میں سب سے شاندار شادیوں کی انشاءاللہ۔ یہ اعلان سننا تھا کہ آفاق کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی اور نیہا تو جیسے کرنٹ لگنے سے کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب شادی؟ میں اور اس جنگلی سال سے؟ میرا مطلب آفاق سے؟ ناممکن دادا جان، میں مر جاؤں گی لیکن اس سے شادی نہیں کروں گی، نیہا نے چلا کر کہا۔ آفاق نے بھی فوراً بول پڑا، دادا جان میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے جو میں اس آفت سے شادی کروں، ہم دونوں تو سارا دن ایک دوسرے کا سر پھاڑتے رہیں گے، اب پلیز یہ فیصلہ واپس لے۔ دونوں کا یہ شدید احتجاج سن کر نگہت بیگم نے مسکراتے آفاق کے بال بجاڑے، ہائے میرا معصوم بچہ، مجھے پتا ہے اندر سے کتنے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے تمہارے دل میں۔ نگہت بیگم کی بات پر آفاق چینک گیا۔ زمان مرزا نے ایک سخت نظر دونوں پر ڈالی، خاموش ہو جاؤ، اس حویلی میں بڑوں کے فیصلے پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، شادی تو وہ کر رہی گی، اب جاؤ اور اپنی تیاری کرو۔ اس حتمی فیصلے کے بعد تو حویلیوں کا جیسے نقشہ ہی بدل گیا اور برسوں کی دشمنی جیسے ایک ہی رات میں ہوا ہو گئی۔ پورے گاؤں میں صرف ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی کہ چودھری زمان مرزا اور رجب بٹ نے نہ صرف پرانی دشمنی ختم کر دی ہے بلکہ اب وہ رشتہ داری میں بھی بننے جا رہے ہیں۔ چند ہی دنوں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ دونوں حویلیوں کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا اور تیاریوں کا وہ شور و غل تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔
مرزا حویلی کے بڑے سے لانچ میں درزی افاق کی شیروانی کا ناپ لے رہا تھا جب نگہت بیگم ہاتھ میں جوس کا گلاس دے چہرے پر ایک بڑی ہی شرارتی مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوئی. انہیں درزی کو باہر بھیجا اور اپنے 6 فٹ 2 انچ کے باڈی بلڈر بیٹے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے چوڑے سینے کو تان کر اپنی فٹنگ چیک کر رہا تھا. ہری صدقے جاؤں اپنے بیٹے پر جس کی شادی کی خوشی میں مجھے تو لگتا ہے کہ میں جوان ہو گئی ہوں. سچ سچ بتا رہا افاق میرے ساتھ راتوں کو نیند تو نہیں آ رہی ہوگی آج کل. نگہت بیگم نے آنکھ مار کر اسے چھڑا. افاق جو شیشے میں بال سٹ کر رہا تھا فوراً جھیل گیا. ماما آپ بھی نا بس شروع ہی ہو جاتی ہے. مجھے کیوں نہیں نیند آئے گی ہے نا, میں تو بڑے سکون سے سوتا ہوں, مجھے کون سا کوئی ٹینشن ہے. افاق نے نظریں چراتے صفائی پیش کی تو نگہت بیگم نے ایک زوردار کہکا لگایا. ہاں ہاں وہ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کتنے سکون سے سوتے ہو. شادی کے نام سے جو تمہاری بانچیں کھری ہوئی ہے نا, اور یہ جو چھپ چھپ کر بٹ حویلی کی چھت کی طرف دیکھتے رہتے ہو کہ شاید کہیں سے کسی کی جھلک نظر آ جائے. سب جانتی ہو میرے شیر, بچپن میں بھی تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے. ہر تو باقاعدہ تمہارے نام لگنے والی ہے. بس جلدی سے میری جان سے بہو اس گھر میں آ جائے, پھر دیکھ لو, پھر ہم ایک ٹیم بنا لیں گے. نگہت بیگم سے چھیڑتی ہوئی باہر نکل گئی اور افاق مسکراتا ہوا دوبارہ شیشے میں خود کو دیکھنے لگا. سچ تو یہی تھا کہ وہ دل ہی دل میں اس شادی پر خوش تھا, لیکن اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر نیہا کے سامنے یوں ظاہر کرتا تھا جیسے یہ شادی اس کے لیے کوئی بہت بڑی مصیبت ہو اور وہ زبردستی اس رشتے میں بن رہا ہو. شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا اور ہر فنکشن میں ان دونوں کی نوک جھوک سب کی توجہ کا مرکز بنی رہتی تھی. مایوں کے دن جب افاق اپنی کزنس کے ساتھ پٹ حویلی کے لان میں کسی کام سے آیا تو سامنے سے نیہا پیلے رنگ کے خوبصورت سے جوڑے میں پھولوں کے گجرے پہنے سر جھکائے چلی آ رہی تھی. وہ واقعی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی اور افاق ایک لمحے کے لیے اپنی سانس لینا بھول گیا. لیکن جیسے ہی نیہا کی نظر اس پہ پڑی اس نے تھیوری چڑھائی تو افاق کی رگ درافت فوراً پھڑک اٹھی. اوئے ہوئے مس بٹ, یہ تم نے اپنے چہرے پر اتنی ہلدی کا لیپ کیوں تھوپا ہوا ہے؟ ویسے ہی تم پیلے جوڑے میں یرکان کی مریضہ لگ رہی ہو, اوپر سے اتنا پیلا رنگ مل لیا ہے کہ پہچانے ہی نہیں جا رہی. افاق نے جان بوجھ کر اس کے قریب سے گزرتے طنز کیا تو نیہا کا پارا فوراً ہائی ہو گیا. تو اپنی بکواس بند رکھو سان مرزا, یہ ہلدی کا لیپ نہیں برانڈیڈ اوپٹن ہے جو تم جیسے گواروں کی سمجھ سے باہر ہے. اور تم ذرا اپنے ڈولے دیکھو, اتنی ٹائٹ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ تمہاری مسلز پر شرٹ پھاڑی نہ دے. دولہا کم اور کسی کلب کے باؤنسر زیادہ لگ رہے ہو. نیہا نے بھی پلٹ کر ایسا تانا دیا کہ افاق ہونٹ پیچھ کر رہ گیا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا سلمیٰ بیگم وہاں آگے دونوں کو چپ کروا کر اپنے اپنے کاموں میں لگا دیا. کہ دونوں جہاں ملتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی ایسا محاذ کھڑا ہو جاتا تھا کہ دیکھنے والے ہنس ہنس کر دوہرے ہو جاتے تھے. مہندی کی رات تو گاؤں والوں نے وہ نظارہ دیکھا جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. دونوں حویلیوں کے درمیان والی سڑک کو بند کر کے ایک بہت بڑا اور شاندار پنڈال لگایا گیا. نیہا سبز اور سنہری رنگ کی انتہائی خوبصورت لہنگے میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی. اس کے ساتھ یہ افاق بلیک کرتے اور سبز شال میں پورے روپ سے بیٹھا تھا. کیمرے والے ان کی تصاویر بنا رہے تھے اور وہ دونوں زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بیٹھے تھے. نیہا نے دان پیستے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ سرگوشی کی, ذرا مجھ سے دور ہو کر بیٹھو, تمہارے اتنے چوڑے وجود کی وجہ سے میرا لہنگا خراب ہو رہا ہے. افاق نے بھی اسی طرح مسکراتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھتے جواب دیا. او ہیلو محترمہ, تم خود میرے اوپر گری جا رہی ہو, اور یہ جو تم نے اتنا بھاری لہنگا پہنا ہوا نا, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اٹھتے ہوئے تم پیر سے گر جاؤ گی اور مجھے تمہیں گود میں اٹھا کر لے جانا پڑے گا. نیہا نے غصے سے اسے گھورا اور اس کے پاؤں پر اپنی بھاری سینڈل کی ہیل زور سے ماری. افاق کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی اور اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی. تم نے مجھے مارا چوڑے؟ افاق نے غصے سے سرگوشی کی تو نیہا نے ایک تائی معصوم اور فاتحانہ مسکراہٹ کیمرے کی طرف اچھالی. ابھی تو میں نے صرف ہیل ماری ہے سان مرزا, اگر تم نے اپنی زبان بند نہ رکھی تو اگلا وار تمہارے سر پر ہوگا. اس دوران دونوں کے دادا اسٹیج پر آ گئے اور ان کی بلائیں لینے لگے. پورے گاؤں کے لوگ اس شادی میں بے حد خوش تھے کیونکہ سب جانتے تھے کہ اب یہ دونوں خاندان مل کر گاؤں کی بھلائی کے لیے کام کریں گی جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے. اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, وہ گاؤں میں خوشحالی آئے گی. یہ بات ہر کسی کی زبان پر تھی اور سب ان دونوں بزرگوں کی دوستوں کی مثالیں دے رہے تھے. نکاح کے وقت
जब काजी सर ने हक महर की रकम पूछी तो जमान मिर्जा ने अपनी जगह से खड़े होकर सबके सामने एक फाइल काजी साहब के हवाले की। ये फाइल उन कागजात की थी जो उस नहर वाली जमीन के थे, जिनकी वजह से बरसों से इन पर झगड़ा चल रहा था। मैं जमान मिर्जा अपने पूरे होश हवास में वो नहर वाली जमीन अपने पोते और बहू नेहा रजब भट्ट के नाम करता हूँ, याद से उसका हक महर है। जमान मिर्जा के इस ऐलान पर पूरे पंडाल में एक लम्हे के लिए खामोशी छाई, फिर जोरदार तालियां गूंज उठी। रजब भट्ट बेख्तियार अब दीदा हो गए और आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगाया। ये वो लम्हा था जब अफाक और नेहा ने भी एक दूसरे को देखा। अफाक की आंखों में एक अजीब सा सुकून और मोहब्बत थी, जिसे देखकर नेहा का दिल भी पहली बार उसके लिए जोर से धड़का। निकाह के बोल पड़े और जब नेहा ने कबूल है कहा तो अफाक के दिल में जैसे किसी ने दस्तक दी। रुखसती के वक्त नेहा अपने बाप और दादा की गले लगकर रोई तो अफाक ने बड़ी नरमी से उसे सहारा दिया। गाड़ी में बैठते हुए नेहा ने रोते हुए अफाक को घूरा और बोली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सांड मिर्जा, मेरे सिर्फ दादा की खुशी के लिए ये हाँ की है। तुमसे मेरी दुश्मनी अभी भी वैसे ही कायम है। अफाक ने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसकी बात सुनी और गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। वो जानता था कि लड़की अंदर से कितनी नर्म है, बस ऊपर से गुस्से का खौल चढ़ा रखा है। गाड़ी को हवेली की पिछली हवेली से घुमाकर वापस लाया गया, क्योंकि उसकी हवेली तो सामने आमने सामने थी। बररस्मी गाड़ियों में बिठाकर रुखसत किया गया था। रात का पिछला पहर था और मिर्जा हवेली के सबसे बड़े और शानदार सजे हुए गेट में नेहा सुर्ख अरूसी जोड़े में बेड के बिल्कुल बीचों बीच बैठी हुई थी। दिल की धड़कनें बेकाबू थी और हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन दिमाग अभी भी लड़ने के बहाने ढूंढ रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई और अफाक कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा लॉक किया और एक गहरी नजर नेहा पर डाली जो आज वाकई खसक डाली थी। उसका सुर्ख जोड़ा, भारी जेवर, वो झुकी हुई निगाहें अफाक की जान निकाल रही थी। लेकिन अफाक भी कहाँ सीधी तरह बात करने वाला था। वो चलता हुआ बेड के पास आया और बाजू सीने पर बांध कर उसे देखने लगा। छोड़ो भाई, उठो यहाँ से, सामने सोफे पर जाकर अपना बिस्तर लगाओ। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है और मैं इस बेड पर अकेला ही सोता हूँ। अफाक की इस बात पर नेहा का सारा डर जो थोड़ा बहुत दिल में था वो हवा में उड़ गया और वो गुस्से से बेड पर खड़ी होगी। क्या कहा तुमने? मैं सोफे पर जाऊं? ख्वाब देखना बंद करो अफाक मिर्जा, ये बेड मेरा है, मैं यही सोऊंगी। तुम इतने बड़े बॉडी बिल्डर हो, तुम्हें तो वैसे भी जमीन पर सोना चाहिए ताकि तुम्हारी हड्डियां मजबूत हो। जाओ जाकर नीचे अपना बिस्तर लगाओ। नेहा ने हाथ नचाकर पूरे रूप से कहा तो अफाक ने भी तकिया उठाकर बेड के बिल्कुल दरम्यान में लंबाई के रुख पर रख दिया। अच्छा तो फिर ठीक है, ये तकिया बॉर्डर है, इस तरफ का हिस्सा मेरा और इस तरफ का हिस्सा तुम्हारा। और कान खुलकर सुन लो मिस भट्ट, अगर तुमने रात को सोते हुए ये बॉर्डर क्रॉस किया या मेरी तरफ आने की कोशिश की तो सीधा 10,000 रुपये जुर्माना लूंगा, वो भी कैश। फाक ने इंतहाई संजीदगी से शर्त रखी तो नेहा ने भी दूसरा तकिया उसके ऊपर रखकर हदबंदी को मजीद ऊंचा कर दिया। मुझे मंजूर है, अगर तुम इस तरफ आए सान मिर्जा तो मैं 10,000 के साथ साथ तुम्हारी वो टांग भी तोड़ दूंगी जो तुम सारा दिन जिम में बनाते हो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी तरफ आने का। दोनों ने एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर दोनों बेड की अपनी अपनी साइड पर करवट लेकर लेट गए। रात में मुकम्मल खामोशी छा गई, लेकिन नींद दोनों में से किसी की आंख में नहीं थी। नेहा को बाहरी अरूसी जोड़े और जेवरात में सख्त उलझन हो रही थी और अफाक भी बार बार करवटें बदल रहा था। दोनों ही अपनी अपनी अना की खोल में कैद जाग रहे थे और दिल ही दिल में एक दूसरे को कोस रहे थे। रात काफी गहरी हो चुकी थी और कमरे में सिर्फ एक हल्के नीले रंग का नाइट बल्ब चल रहा था। नेहा जो दिन भर की थकावट और अब गहरी नींद में जा चुकी थी, अचानक उसे कोई बहुत भयानक ख्वाब आया। उसे ख्वाब में देखा कि वही बेकाबू ट्रक जो जमान मिर्जा की गाड़ी से टकराया वो तेजी से फाक की तरफ बढ़ रहा है और फाक सड़क के बीचों बीच खड़ा है। और नींद में बुरी तरह से डर गई और खौफ के मारे उसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकली। घबराहट में उसने वो तकिए की हथबंदी को पांव से धकेला और दूसरी तरफ सोए हुए अफाक के चौड़े सीने में अपना चेहरा छुपाकर उसे दोनों बाजू से इंतहाई मजबूती से जकड़ लिया। अफाक जो कच्ची नींद में था इस हमले पर हड़बड़ा कर जागा। उसे देखा कि नेहा कांप रही है और उसके सीने से लगी हुई है। वो उसे हटाने ही लगा था कि नेहा नींद और खौफ के गलते में उसकी शर्ट को मजीद मजबूती से मुट्ठियों में जकड़ लिया।
اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ آفاق، نیہا کے لبوں سے نکلی اس مدہوش اور ڈری ہوئی سرگوشی نے آفاق کے اندر جیسے کوئی لاوا سا پگھلا دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں بازو نیہا کے گرد لپیٹ دیے، اسے مکمل طور پر اپنی باہوں میں بڑھ لیا۔ آفاق کے اس گرم اور محفوظ حصار میں آتے ہی نیہا کا خوف آہستہ آہستہ دور ہونے لگا اور وہ پرسکون ہونے لگی۔ آفاق نے اپنا چہرہ نیہا کی سراہی دار گردن کے قریب کیا اور اس کے بالوں کی دل خراش، دل فریب خوشبو اور جسم کی قربت آفاق کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اسے انتہائی معرفت کی اور بے پناہ محبت سے اپنی گرم لب نیہا کی گردن پر رکھ دیے۔ نیہا جو نیم بیداری کی حالت میں آ چکی تھی، اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اس کا سارا جسم آفاق کی اس مدہوش کر دینے والی لمس سے پگھلنے لگا۔ آفاق کا ہاتھ نیہا کی کمر پر پھسلتا اسے مزید اپنے قریب کر رہا تھا۔ پھر اس نے نیہا کا چہرہ تھام کر اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب کوئی غصہ، ضد یا دشمنی نہیں تھی۔ آفاق نے اپنے لبوں کو نیہا کی نرم ہونٹوں پر رکھ دیا۔ یہ ایک محبت بھرا لمس تھا جس نے دونوں کے درمیان موجود ہر دیوار، ہر حد بندی اور جھوٹی انا کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ دونوں کی سانسیں الجھ رہی تھی اور دھڑکنوں کا شور کمرے کی خاموشی کو توڑ رہا تھا۔ نیہا نے اپنے بازو آفاق کی گردن میں ڈال کر خود کو مکمل طور پر اس کی محبت کے حوالے کر دیا۔ آفاق کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ ایک دوسرے کے وجود میں یوں گم ہوئے کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ اس رات ان کی برسوں پرانی دشمنی ایک ایسے خوبصورت اور گہرے رشتے میں بدل گئی جس نے صرف اور صرف ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت، جنون اور مکمل سپردگی تھی۔ آفاق کی باہوں میں نیہا نے خود کو دنیا کی محفوظ ترین اور خوش قسمت لڑکی محسوس کیا اور وہ دونوں مکمل طور پر ایک ہو گئے۔ یہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات بن گئی جس نے سارے فاصلے مٹا دیے۔ اگلی صبح کمرے کی کھڑکی سے آنے والی سورج کی چمکدار کرنوں نے جب نیہا کے چہرے کو چھوا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے خود کو آفاق کی چوڑے سینے پر سر رکھ کے اس کی مضبوط باہوں میں قید پایا۔ رات کے وہ تمام انتہائی رومانوی دیوانگی اور محبت کے مناظر اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے تو اس کا چہرہ شرم اور حیا سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اسے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن آفاق کی گرفت اس کی کمر پر مزید سخت ہو گئی۔ نیہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اوپر دیکھا تو آفاق جاگ رہا تھا اور اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آفاق کی نگاہوں میں اب وہ طنز یا غصہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی گہری محبت تھی جس میں نیہا ٹوٹ جانا چاہتی تھی۔ آفاق نے مسکراتے اپنے ہاتھ کی پشت سے نیہا کے سرخ گالوں کو چھوا اور بڑی نرمی سے بولا، صبح بخیر مسز آفاق، آج تو آپ واقعی کسی چڑیل کی بجائے ایک بہت خوبصورت سی تتلی لگ رہی ہیں۔ آفاق کی اس رومانوی انداز پر نیہا کا دل زور سے دھڑکا لیکن اس نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ تم اتنے برے نہیں لگ رہے ہو سان مرزا، نیہا نے دھیمی آواز میں جواب دیا تو آفاق نے ایک زوردار کہکا لگایا اور نیہا کی ناک کھینچی۔ اچھا تو میں برا نہیں لگ رہا؟ رات کو تو تم مجھ سے 10,000 روپے جرمانہ لینے پر تلی ہوئی تھی، اب ذرا جلدی سے میرے 10,000 روپے نکالو۔ تم نے رات کو تکیے والے بارڈر کو کراس کیا تھا، اب مجھ پر سیدھا حملہ بھی کیا تھا۔ آفاق کی انتہائی شرارتی اور دلکش انداز میں اسے چھڑا تو نیہا نے فوراً اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ میں نے کوئی حملہ نہیں کیا، وہ تو مجھے خواب آ گیا تھا، میں ڈر گئی تھی، اور تم بڑی معصوم ہو، تم نے کون سا مجھے روکا، الٹا تم نے تو ساری حدیں ہی توڑ دی۔ نیہا کہتے کہتے شرم سے رک گئی اور اس کا چہرہ مزید لال ہو گیا۔ آفاق ہنستے اٹھا اور تکیے کے نیچے سے ایک چھوٹی سی خوبصورت مخملی ڈبیا نکال کر نیہا کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ نیہا نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو، آفاق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیہا نے ڈبیا کھولی تو اس میں ایک چمکتی ہوئی نئی گاڑی کی چابی تھی۔ یہ تمہاری اس کھٹارا گاڑی کا متبادل ہے اور میری طرف سے تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، میری پیاری سے لڑکا تیارا، آفاق نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ نیہا نے خوشی اور حیرت سے چابی کو دیکھا اور پھر آفاق کے گلے لگ گئی۔ تم اتنے بھی برے نہیں ہو جتنا میں سمجھتی تھی، تم تو میری ایکسپیکٹیشن سے کافی اچھے نکلے۔ نیہا نے شرماتے ہوئے کہا تو آفاق نے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ تم بھی اتنی بری نہیں ہو مس بٹ، میں تھوڑی سی پاگل ہوں جب ہمیشہ کے لیے میرے ذمہ آ گئی ہو۔ دونوں ایک بار سے پھر سے ہنس پڑے اور یوں یہ خوبصورت سفر جو روشنی، نفرت اور لڑائی جھگڑے سے شروع ہوا تھا، وہ آج ایک انتہائی میٹھی اور نہ ختم ہونے والی محبت پر اپنی منزل کو پہنچ گیا تھا، جہاں صرف خوشیاں اور پیار ہی پیار تھا۔